एक कंपनी बना दी है मारुति सुजुकी, तो वो जॉइंट वेंचर होते हैं जहां पर क्या करती हैं कंपनीज मिलके क्या कर देती हैं, एक एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी बना लेती हैं जहां पर अपने रिसोर्सेज वगैरह को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अभी इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे बेसिक जो आइडिया होता है, जो सबसे बेसिक मेथड है किसी भी देश की अंदर एंटर करने का, किसी भी देश में जाने का, वो है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट में आप कुछ नहीं करते हो, जो आप बना रहे हो आप उसी सामान को आप क्या करना शुरू कर देते हो, आप उसी सामान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जो आप बना रहे हो उसी सामान को आप किसी दूसरे देश को बेचना शुरू कर देते हो, जो भी आपकी प्रोडक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जूते बना रहे हो तो आप उन शूज को, आप उन जूतों को क्या करना शुरू कर दोगे, किसी दूसरे देश में बेचना शुरू कर दोगे, दूसरे देश में बेचना शुरू कर दोगे। तो एक्सपोर्ट का मतलब बेसिक यही होता है। So exporting is a marketing and direct sale of domestically produced goods। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट जो आप अपने देश के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में आप जिनको क्या कर रहे हो, बना रहे हो, उन्हीं को बेचना शुरू कर देते हो। एक्सपोर्टिंग इज ट्रेडिशनल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड ऑफ रीचिंग फॉरेन मार्केट। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, आप लोगों तक पहुंच जाते हो। सिंस एक्सपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर दैट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन टारगेट ऑडियंस, तो आप जो बना रहे हो ना, वो आप अपने हिसाब से बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि जिस देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, उसकी जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। आप जो बना रहे हो उसको बेच रहे हो, फिर वो दूसरे देश में काम आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो बना रहे हो वही आप बेचना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट में भी आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार आप डायरेक्टली भी चले जाते हो और कई बार इनडायरेक्टली भी चले जाते हो। ठीक है, कभी कभी आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में चले जाते हो और कभी कभी आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में भी चले जाते हो। तो अब इसका डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इंडिया में हैं, सपोज करो एक कंपनी चाइना की है और वो मलेशिया है कंपनी, तो कंपनी ए सी के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रही है, मतलब बीच में किसी इंटरमीडिएट को नहीं लिया जा रहा, दो देश आपस में मिलकर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरे देश में डायरेक्ट अपना क्या कर रहे हो, सामान है वो बेच रहे हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर अ कंपनी ट्रांसफर एन आइटम, एक आइटम को वो ट्रांसफर करते हैं, और एम्प्लॉय, मतलब जरूरी नहीं होता कि सिर्फ सामान होता है, एम्प्लॉइज को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, to work temporarily in different office than in the other if the transfer require that employees move a different company, intra company transfer work permit must be issued। ठीक है, ये तो एम्प्लॉइज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंपनीज अपने सामान को भी दूसरे देश में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो मतलब बीच में इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है, ए से बी तक पहुंच रहे हो। ठीक है, क्या हो रहे हो आप, डायरेक्टली ए से कहां पर पहुंच रहे हो, बी पे पहुंच रहे हो। दैट्स इट। बीच में किसी बंदे की हेल्प नहीं ली जा रही, आपने डायरेक्टली सामने वाली कंपनी के साथ ही क्या कर लिया, डील कर लिया। आपने सामने वाली कंपनी को बोल दिया कि ठीक है भाई, हम आपके देश को ये सामान एक्सपोर्ट करने वाले हैं, हम आप लोगों को ये सामान एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे बिजनेस का हिस्सा बनो, आप हमें आगे बढ़ने में हेल्प करो। बस आप वहां पर चले जाते हो, किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी की हेल्प नहीं लेते। उसके बाद इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट में आप डायरेक्टली नहीं जाते, आप बीच में किसी की हेल्प लेते हो, क्या तो इंपोर्टर की सब्सिडी लेते हो या एक्सपोर्टर की सब्सिडी, कोई भी पर्सन, थर्ड पार्टी। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी की क्या कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट गेटिंग द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी की क्या करोगे, हेल्प लोगे। सो इन दिस द एक्सपोर्टर हायर द एक्सपर्टीज ऑफ समवन एल्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज, मतलब दूसरे देश के साथ आप डील करना चाहते हो, उसके लिए आप एक थर्ड पार्टी के साथ डील कर लेते हो। अब ये कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर का कोई एक्सपोर्ट का एजेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट हो सकता है, या एक्सपोर्ट मर्चेंट। मतलब समझ रहे हो ना, ये मैटर नहीं करता कि कौन है, बस ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट के अंदर एक बीच में इंटरमीडिएट होगी, एक थर्ड पार्टी होगी, जो आप लोगों को आगे एक्सपोर्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, जो आप लोगों को क्या करने में हेल्प करेगी, इट विल हेल्प यू इन द एक्सपोर्ट, ये आप लोगों को एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके लिए। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आता, जो बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया बस वही आप लोगों ने याद रखना। डायरेक्ट का मतलब आप डायरेक्टली किसी पार्टी के साथ डील करते हो, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली उस पार्टी के साथ डील ना करके इनडायरेक्ट तरीके से किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस कंपनी के साथ, उस पार्टी के साथ क्या कर लेते हो, डील कर लेते हो। उसके बाद था लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। लाइसेंस होता है जो बेसिकली वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है। इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, और कोई बिजनेस स्किल हो सकते हैं, कोई पेटेंट हो सकता है, तो ये इन सब चीज़ों के लाइसेंस होते हैं। तो लोग अपने लाइसेंस को किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं, जिसके बेसिस पे वो उसको रॉयल्टी देते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है, आप अपना कॉपीराइट किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो, आप अपना लाइसेंस किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो। आपका ट्रेड है, वो जो आपका ट्रेड नेम है या वो आपका ब्रांड नेम है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए वो आप लोगों को क्या करते हैं, फीस पे करते हैं। उसके लिए वो आपको क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो आप लोगों को फीस पे कर रहे हैं, राइट। इन दिस मोड ऑफ एंट्री, इस तरीके के मेथड में, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द होम कंट्री लीज द राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समझ लो ना, लीज का मतलब छोड़ देना,
वो कोई भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी दे दिया आपने, कॉपीराइट दे दिया, ब्रांड नेम टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू प्रीडिटरमाइन फी। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे मेडिकल का कोई बिजनेस करना है, तो मैं वहाँ पर किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट करूंगा जिसके पास वो मेडिकल का क्या होगा, लाइसेंस होगा। तो मैं उससे वो लाइसेंस ले लूंगा और मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा और उसको उसके बदले में क्या देता रहूंगा, फीस पे करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा, मैं फीस पे करता रहूंगा। वो लाइसेंस उसका रहेगा लेकिन उसको इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ओनरशिप उसकी रहेगी लेकिन पोजेशन मेरी रहेगी और मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। तो जो बंदा लाइसेंस देता है उसको लाइसेंसर बोलते हैं। जैसे अगर मैं ओनर हूँ तो मैं लाइसेंसर हो गया, और जिसने लिया है उसको लाइसेंसी बोलते हैं। रिसीव करने वाले को लाइसेंसी बोल देते हैं और देने वाले को लाइसेंसर बोलते हैं। लाइसेंस इज द मेथड इन व्हिच अ फर्म गिव्स परमिशन टू अ पर्सन टू यूज इट्स लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है फॉर एग्रीड टाइम एंड विद इन एग्रीड रेट, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फीस के लिए वो आप लोगों को उस पैसे उस जो लाइसेंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज वेरी इजी मेथड टू एंटर फॉरेन मार्केट एज लेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व। और ये एक्सपोर्ट के बाद लाइसेंसिंग थोड़ा आसान क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट नीड टू गेट द लाइसेंस। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी से लाइसेंस लेना है, और उसके बाद कुछ भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं एक्स्ट्रा, बस आपने लाइसेंस लिया, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करोगे और आपका जो काम है वो हो जाएगा, राइट? तो ये होता है लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग के इस प्रोसेस को बोल देते हैं, इस प्रोसेस को बोल दिया कि जब एक पार्टी परमिशन दे देती है दूसरी पार्टी को अपना ट्रेड नेम, अपना कॉपीराइट वगैरह यूज करने के लिए, जिसके बेसिस पे उसको क्या करते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं। इनकम टैक्स में आपको पता है ना, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, जिस पे 30% का रेट अप्लाई होता है बुक्स वगैरह के केस में ना 30%, तो वही चीज है। तो ये लाइसेंसिंग हो जाएगी। लाइसेंसर कौन हो जाएगा, जो ओनर है, जो मालिक है, राइट होल्डर ऑफ द नेम, जिसके पास वो ट्रेडमार्क है, जो ओनर है। और लाइसेंसी का मतलब है जो बंदे ने उस लाइसेंस को लिया है, ये इसको क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा उस आईपी को यूज करने के लिए, उस आईपी को यूज करने के लिए लाइसेंसर को ये पेमेंट करेगा हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम पे। ये देखो अलग अलग तरीके के लाइसेंस हो सकते हैं। जैसे लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप ऑफ लाइसेंस। फॉर एग्जांपल पहला आ गया प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, मेथड लाइसेंसिंग और रिप्रेजेंटेशन लाइसेंसिंग। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे का पूरा प्रोडक्ट है वो क्या कर दिया, सामने वाली पार्टी को दे दिया यूज करने के लिए। इज एग्री ऑन यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग राइट ऑफ द होल प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग करने तक, बेचने तक सारे उसको राइट दे दिया आप लोगों ने। मेथड लाइसेंसिंग का मतलब होता है जब आप अपना फॉर्मूला दे देते हो। फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे जिन कंपनीज ने कोवैक्सीन वगैरह बनाई थी, है ना, तो इमरजेंसी के केस में उस फॉर्मूले को बहुत सारी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो दवाई बनाई जा सके। इमरजेंसी के केस में आपको अपने राइट्स वो सीज भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी के केस में होता है। जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो दूसरी पार्टी के पास वो फॉर्मूला रहे लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकती। देन आ जाता है रिप्रेजेंटेशन लाइसेंसिंग with two companies that are concentrated on project delivery. In the case contract will relate to each example projecting system, sharing, manufacturing और marketing procedure. जब रिप्रेजेंटेशन होता है ना, दो कंपनीज मिलके किसी प्रोडक्ट को बना रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको एज अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। जो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको पता है किससे पूछा जाएगा, वो आप लोगों को पूछा जाएगा लाइसेंसिंग वर्सेस फ्रेंचाइजिंग। जो सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आता है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। लाइसेंसिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, इसका जो गैप है ना, इसका जो डिफरेंस है, उससे आप लोगों को सवाल पूछा जाता है। इसके डिफरेंस से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस से आप लोगों को सवाल पूछा जाता है। ठीक, अब प्रोसेस कैसे काम करता है ये भी पूछा जा सकता है, ये सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ये कैसे पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू दिस इन द सीक्वेंस, ये आप लोगों को सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। सीक्वेंस में कैसे, सबसे पहले लाइसेंसर लीज द राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो लाइसेंसर है वो पहले अपने राइट्स सामने वाले बंदे को दे देगा, भैया ये तुम्हारे, ये मेरे राइट्स है, मैंने तुम्हें दे दिया। लाइसेंसर लीज द राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि तुम यूज करो। फिर वो बंदा उन राइट्स को इस्तेमाल करके क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है। उन राइट्स को यूज करके उसने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। देन फिर वो उसके लिए क्या करेगा, पेज अ रॉयल्टी। फिर वो उसको जो मंथली या क्वार्टरली जैसे भी बोला गया है वो आप उसकी पे करते हो। हर न्यू रेवेन्यू विद लो इन्वेस्टमेंट। अब इस बंदे ने तो कोई इन्वेस्ट किया ही नहीं है, देखा जाए तो इसने तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब वो तो इसके पास वैसे भी पड़े हुए थे, मतलब ऐसा आप इसको ऐसा समझ लो जैसे आपके घर पे कोई कार है वो एक्स्ट्रा खड़ी हुई है, आपके घर पे कोई कार है वो एक्स्ट्रा खड़ी हुई है, आपको उसकी जरूरत नहीं है कि आपके पास दूसरी कार है जिसको आप इस्तेमाल करें। अब कोई बंदा आपको आता है आके बोलता है कि ये कार मुझे दे दो,
एक महीने के लिए, मतलब मुझे मैं इसका मंथली आपको किराया दे दिया करूंगा, हर महीने में आप लोगों को इसमें 10,000 रुपये दे दूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, बस आप मेरे को गाड़ियाँ वो किराए पे दे दीजिए। तो आपके लिए वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो तो घर पे वैसे भी खड़ी थी गाड़ी, वो गाड़ी तो वैसे भी घर पे खड़ी हुई थी, और आपने उसको, अब खड़ी हो तो कुछ पैसा दे नहीं रही आपको, फिर आपने उसको क्या कर दिया, किसी को दे दिया। तो यही चीज है, वो यहाँ पर काम करती है। तो वही चीज लाइसेंस में भी होता है, आपके पास लाइसेंस था, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, फिर किसी ने आपको बोला कि ये लाइसेंस मुझे चाहिए, तो आपने बोला ठीक है भाई तेरे को लाइसेंस दे दूंगा, इतनी रॉयल्टी, इतनी मेरे को इनकम दे दे। वही चीज होगा, गाड़ी यहाँ पर लाइसेंस की तरह करती है। समझ आ गया? बोलो, बात समझ में आई? अरे बोलो ना। ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो मेडिकल लाइन वाले लोग होते हैं ना, मेडिकल वाले, वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मेडिकल वाले दवाइयाँ बेचने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फिर अपना लाइसेंस का वो क्या कर देते हैं, किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं कि भैया लो, ये तुम इसको इस्तेमाल करो, तुम इसको इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रेंचाइजिंग। देखो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि एक कंपनी अपना पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल उठा के सामने वाली कंपनी को दे देती है। जैसे ये जो सीसीडी है, KFC है, ये क्या है, ऑल दीज आर फ्रेंचाइज। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, मैकडी वालों ने क्या दे रखी है, इनको फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो ये पूरे का पूरा इनका कंट्रोल रहता है। लाइसेंसिंग में कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि लाइसेंसर ने तो लाइसेंस दे दिया, उसके बाद उसको रॉयल्टी मिल रही है, यहाँ पर वो रॉयल्टी भी लेंगे और भी उनका बिजनेस में कंट्रोल भी होगा। सो इन दिस मोड एन इंडिपेंडेंट फर्म कॉल्ड फ्रेंचाइजी डज द बिजनेस यूजिंग द नेम ऑफ अनदर कंपनी कॉल्ड फ्रेंचाइजर। तो यहाँ पर उन्होंने किसको बोला गया है, फ्रेंचाइजर। जो सपोज करो जो यूएस में है या किसी दूसरे देश में जो ओनर बैठे हुए हैं वो फ्रेंचाइजर है, और जो इधर इंडिया के अंदर वही कंपनी ओपन हुई है, सीसीडी वीज़ा वगैरह ओपन हुआ है, वो फ्रेंचाइजी है। इन फ्रेंचाइजिंग द फ्रेंचाइजी हैज टू पे अ फी और फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट टू द कस्टमर। अब ये या तो फीस में हो सकता है, बोले कि भैया आप हर महीने इतनी फी दे देना, या फिर जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंचाइजर उसको अपने बच्चे की तरह रखता है, और उसके लिए वो ना प्रोडक्ट रेपुटेशन, मार्केटिंग, बाकी सारी चीजों में भी हेल्प करता है। उसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यूएस में सपोज करो मैकडी का ऑफिस है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी एक फ्रेंचाइजी दे रखी है। अब जैसे यहाँ पर कंपनी का बिजनेस चलता है, वो सेम टू सेम इधर भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर अलग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर अलग सिस्टम चलेगा, यहाँ पर भी सेम सिस्टम चलेगा। अब ये कंट्रोल क्यों करते हैं, ज्यादा पावर अपने पास क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर मैकडी इनकी सर्विसेज खराब हुई तो सिर्फ इसकी गुडविल नहीं जाएगी, पूरे वर्ल्ड में उसकी गुडविल खराब हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ओवरऑल गुडविल पे क्या हो जाएगा, बुरा असर पड़ जाएगा। ओवरऑल गुडविल वो क्या हो जाएगी, आपकी नष्ट, पूरी की पूरी गुडविल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस वजह से वो ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, वो ग्रेटर कंट्रोल रखते हैं, क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं, वो हर चीज पे ध्यान देते हैं, जो कि लाइसेंसिंग के केस में नहीं होता। लाइसेंसिंग के केस में नहीं होता। हाँ, मतलब एक तरीके से ब्रांचिंग की तरह ही हो गया, लेकिन ब्रांच तो एक चलो अलग है, वो खुद खोल के देते हैं, अपना ही होता है। ये ब्रांच का सिस्टम नहीं होता, ये लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम है। तो एथनोसेंट्रिक ईपीआरजी वो आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको रिलेट करिएगा, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने ईपीआरजी पढ़ा नहीं। तो जब ईपीआरजी पढ़ेंगे तो वहां पर समझ आएगा। फिलहाल के लिए पहले इसको इसी तरीके से अपने दिमाग में बिठा। तो फ्रेंचाइजर जनरली हैज अ लार्जर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द फर्म। समझ आया कि इसमें कंट्रोल ज्यादा क्यों रखते हैं? Why they keep more control? Why they keep more control? वो ज्यादा कंट्रोल क्यों रखते हैं? वो इसी वजह से क्योंकि उनकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी हुई होती है, उनकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी हुई होती है, इस वजह से। तो फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की फॉर्म है, बट फ्रेंचाइजर कैन एक्सरसाइज मोर कंट्रोल। लाइसेंसिंग में कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकता है। इन सच एन एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी पे द फीस टू फ्रेंचाइजर, तो फीस भी पे करता है, लेकिन फिर उसमें वो फ्रेंचाइजर आपको हेल्प भी करता है, टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करता है, आप लोगों को मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि उसने पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल आप लोगों को क्या किया हुआ है, ट्रांसफर किया हुआ है। हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट एंड रॉयल्टी बेस्ड ऑन द सेल, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंचाइजर शुड हैव टू अडेयर टू फॉलो द फ्रेंचाइजर रिक्वायरमेंट, आपको फ्रेंचाइज की जो रूल है, जो उनकी कंडीशंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एस्टैब्लिशिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो उसके
फ्लेक्सिबिलिटी है, सब भी है, और थोड़ी बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हार्ड एंड फास्ट रूल बना देंगे, थोड़ी बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को एज पर द कंट्री दे देते हैं कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। जैसे अभी मैं इसकी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। अब इंडिया के अंदर आपको पता है बीफ बर्गर नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ क्या है, बैन है, ठीक है, इंडिया के अंदर बीफ बर्गर बैन है। तो अब इंडिया के अंदर ये बीफ बर्गर सेल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे देशों में ये बड़े आराम से क्या हो रखा है, मतलब चल रहा है। पूरे दूसरे किसी देश में चले जाओगे तो वहां पर क्या हो रहा है, ये एकदम से सेल करते हैं। अब अगर ये इंडिया में सेल करना शुरू कर देंगे तो सोचो इनका क्या हाल होगा, इनका क्या हाल होगा। इस वजह से ये कंट्री टू कंट्री उसकी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं उनको कि आप जो काम करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, आप उस तरीके से कर सकते हो। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। दे जस्ट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, बोलो। क्या कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है फ्रेंचाइजिंग। अब ये जो चार्ट है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल है वो आप लोगों को मिलेगा, यहाँ से सवाल आप लोगों को पेपर में पूछा जाए। सो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसका एक फोटो बना दूं ऐसे करके, तो बड़ा क्या हो जाएगा, फ्रेंचाइजिंग, और उसका एक पार्ट बन जाएगा लाइसेंस। यही होगा, मतलब ऑल फ्रेंचाइजिंग आर लाइसेंसिंग बट ऑल लाइसेंसिंग आर नॉट फ्रेंचाइजिंग, ऐसा बोल सकते हो। सी यस और नो? अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है। सो लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग इज एन अरेंजमेंट इन विच अ कंपनी लाइसेंसर, जो ओनर है, sells the right to use intellectual property or produce a company's product to the licensees for royalty. रॉयल्टी के लिए वो क्या कर देते हैं, अपने राइट्स को सीज कर देते हैं। और फ्रेंचाइजिंग क्या है, परमिट्स फ्रेंचाइजी टू यूज बिजनेस मॉडल, पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, फॉर अ फीस, जिसके लिए आप कुछ फीस पे करते हो, टू कंडक्ट बिजनेस, तो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ पेरेंट कंपनी। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ पेरेंट कंपनी, जो भी इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है पेरेंट कंपनी की, उसके पीछे, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। और फ्रेंचाइजिंग क्योंकि एक बड़ा है तो इसमें या तो फ्रेंचाइजिंग के रेगुलेशंस होते हैं या बहुत बार तो कंपनी लॉ, जो कंपनी रूल्स है वो चलते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब आपने याद रखना है कि जो ज्यादा स्टैंडर्डाइज है वो कौन सा है, जहां पर पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांसफर किया जा रहा है, वही तो ज्यादा स्टैंडर्डाइज होगा ना बेटा, जो बड़ा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा है होगा। इस वजह से नहीं लाइसेंसिंग लाइफ टाइम के लिए नहीं होता बेटा, लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना कोई अपने राइट्स को सीज कर देगा, डिपेंड करता है 5 साल 10 साल कितनी देर के लिए आप यूज करें। जैसे इसमें बोला गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, उसी तरीके से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी कंपलसरी नहीं, क्योंकि लाइसेंस दे दिया आप, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह क्यों दोगे, आपने बिजनेस मॉडल तो दिया। लेकिन इधर रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है और ये आप लोगों को ट्रेनिंग और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मैंडेटरी है। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, द लाइसेंसर हैज कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय द लाइसेंसी बट हैज नो कंट्रोल इन द लाइसेंसी। तो वो अपने लाइसेंस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बिजनेस में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना लाइसेंस दे दिया, उस लाइसेंस को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन फ्रेंचाइजर एक्सर्ट्स कंसीडरेबल कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइज बिजनेस एंड प्रोसेस। वो बिजनेस और प्रोसेस पे क्या करता है, पूरा कंट्रोल यूज करता है। इन्वॉल्व वन टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स, आपने एक बार क्या कर दिया, अपना लाइसेंस दे दिया, उसके बाद आप अपने रास्ते और वो दूसरा बंदा अपने रास्ते। आपने एक बार क्या कर दिया, अपना राइट्स है वो टाइम ट्रांसफर कर दिया, लाइसेंस है वो आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आप अपने रास्ते पे चले जाते हो और वो वाली पार्टी अपने रास्ते पे चले जाती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि आपने पूरे का पूरा बिजनेस दिया हुआ है, तो बेटा आप लोगों को लगातार उसको हेल्प करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो नेगोशिएबल होता है, यहाँ पर स्टैंड होता है। तो फ्रेंचाइजिंग में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें स्टैंडर्ड बेसिस पे आप लोगों को फीस पे भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्लियर है? 1 2 3 4 5 डिग्री ये तो बताया ना। अरे भाई आपने लाइसेंस दे दिया, उसके बाद आप वो उस बंदा उस बिजनेस के क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आपने बिजनेस मॉडल दिया है ना, तो उसमें से आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी देखोगे। स्टार्टिंग में तो बताया ये पॉइंट कि फ्रेंचाइजी बड़ा कंसेप्ट है, वो पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल दिया जा रहा है। तो अगर बिजनेस मॉडल दिया जा रहा है तो उसमें आप लोगों को हर चीज एक्सेस करने का मौका मिलेगा, हर चीज पे फोकस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपकी गुडविल स्टेक पे लगी हुई है। क्लियर है? समझ आ गई? नेगोशिएबल मतलब बेटा जो बातचीत से सही किया जा सकता है। बार्गेनिंग होती है ना, जैसे आप दुकान पे जाके बार्गेनिंग करते हो, 100 रुपए का सूट है 70 रुपए का ले लेते हो, ऐसा। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर। अब
अब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर के अंदर दो कंपनीज होती हैं अलग अलग देशों की, वो आपस में मिलती हैं और एक नई कंपनी क्रिएट कर लेती है। दो कंपनीज मर्ज नहीं होती, अपनी अपनी आइडेंटिटी तो उनकी रहती है, वो अलग से क्या करते हैं, उसको एक नई कंपनी बना लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, सोनी एरिक्सन। तो ये कुछ ऐसे ज्वाइंट वेंचर हैं जो कंपनीज बना लेती हैं रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन। अरे अमलगामेशन नहीं होता, अमलगामेट का मतलब तो दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर वो कंपनी अपनी आइडेंटिटी रख रही है दोनों, वो एक नई आइडेंटिटी बना रही है, समझ रहे हो ना? एक नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मारुति की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। दो कंपनीज आती हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को रखेंगी, उसके साथ दोनों मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी क्रिएट कर देंगी बस। So it is a business arrangement in which two or more parties, दो या दो से ज्यादा parties, agree to pool their resources for the purpose of accomplishing of specific task. Specific task. ठीक है, बोल देंगे ठीक है एक particular objective है। This task can be new project of any or any other business activity. However, the venture is own entity separate from the participants. समझ रहे हो ना? हर किसी का अपना अपना, दोनों कंपनी जैसे सोनी अलग से रहेगी, एरिक्सन भी अलग से रहेगी, लेकिन वो दोनों मिलके एक और कंपनी बना दी। तो मतलब समझ रहे हो ना, पहले दो कंपनी से अब तीन हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी अपनी आइडेंटिटी खो दी है। अमलगामेशन में ऐसा होता है कि दोनों कंपनी मर्ज होकर नई कंपनी बना दी। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस तो है, उन्होंने बस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नई कंपनी बना दी है ना, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक नई कंपनी बना दी। A joint venture is entity formed between two or more parties to undertake economic activities together, ताकि वो दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर काम को शुरू करें। अरे होल्डिंग सब्सिडरी कहाँ से आ गई यार, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ज्वाइंट वेंचर पहली बार पढ़ रहे हो क्या? एक कंपनी है सोनी, चलो ऐसे करो हीरो, अभी तो इनका ज्वाइंट वेंचर टूट चुका है, अब हीरो है और होंडा है। अब इन्होंने दोनों ने मिला के एक हीरो होंडा कंपनी बना दी और अब ये अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इसके थ्रू अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ होंडा अपना काम भी कर रही है, हीरो अपना काम भी, तो अपने लेवल पे भी ये काम करते रहते हैं और ज्वाइंट वेंचर के थ्रू हीरो होंडा के नाम पे भी इनकी गाड़ियां आती रहती हैं। समझ रहे हो? इस वजह से तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब कि ज्वाइंटली आप एक वेंचर क्रिएट कर रहे हो, एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो जिसमें दोनों पार्टीज को क्या होगा, फायदा होगा। The parties agree to create a new entity, लिखा हुआ है ना, एक नई एंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं by contributing equity and then they share the revenue, expenses and control of enterprise। तो अपना अपना पैसा डालते हैं उसको बनाने में और फिर उससे जो भी अर्निंग आती है, जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी आपस में बांट देते हैं। ये देखो बताया ना, सोनी एरिक्सन। सोनी एरिक्सन इसकी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। जापानीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन एंड स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन टू मेक मोबाइल फोन। अपनी आइडेंटिटी थोड़ी खो देंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सोनी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। सोनी के अकेले सोनी के प्रोडक्ट भी आते हैं, अकेले एरिक्सन के प्रोडक्ट भी आते हैं। अभी जैसे वीआई चल रहा है आजकल, आप लोगों ने देखा होगा, वोडाफोन एंड आइडिया। तो इस तरीके के ज्वाइंट वेंचर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। उस ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस यही होता है कि दो कंपनीज अपने रिसोर्सेज को पूल कर रही हैं, रिसोर्सेज को पूल करने से दोनों उसको क्या हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है। दोनों को एडवांटेज होता है, समझ आया? A joint venture is one of the preferred mode of entry into India for the business who do not mind sharing their brand, knowledge और expertise। तो ये अपने ब्रांड को शेयर नहीं करना चाहते, ये अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते, ये एक्सपर्टाइज शेयर नहीं करना चाहते। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरी देश के जाके किसी लोकल कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। क्योंकि जो लोकल कंपनी है उसको वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ के बिजनेस के बारे में क्या होगा, पता होगा। ये सुनो, जैसे फॉरेन कंपनी को इंडिया के अंदर आके बिजनेस करना चाहती है, तो वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ अगर हैंड शेक कर लेती है, तो खुद सोचिए कि जो इधर की कंपनी है उसको तो इंडिया के पता है ना, इंडिया के बारे में पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इंडिया के अंदर क्या ट्रेडिशंस है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इंडिया के अंदर तो सारी चीजें चलती रहती हैं। इस वजह से वो इस केसेस पे क्या करते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या क्या चल रहा है और इंडिया के अंदर रहते हुए वो किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। बोथ बिजनेस एंटिटीज शेयर देयर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द प्रीडिटरमाइंड प्रोपोर्शन। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो दोनों आपस में अपने कॉस्ट को भी, अपने प्रॉफिट्स को भी, अपने लॉसेस को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। The mode of entry into international business is suitable in countries where the government do not allow 100% foreign ownership in the certain industries। तो कई बार क्या होता है ना, सरकार अपने देश के
को बचाने के लिए एफडीआई जैसे होते हैं 100% वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, जब स्टेक पूरा अलाउ नहीं करते हैं, एफडीआई अलाउ नहीं करते हैं, तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ज्वाइंट वेंचर ही होता है। जो बेस्ट मेथड होता है वो ज्वाइंट वेंचर ही होता है कि ठीक है भाई दूसरे देश के किसी कंपनी के साथ हाथ मिला के एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर, क्या कर लो, एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करके अपना वर्क करना, अपना काम करना शुरू करो। ठीक है, क्लियर। तो इसको आप क्या बोल देते हो, ज्वाइंट वेंचर। मैं बताया था रेलवे में एफडीआई अलाउड नहीं है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउड है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउड है, रेलवे में अलाउड है, रेलवे में अलाउड नहीं है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउड है। जॉइंट वेंचर देखो, अब आप जॉइंट वेंचर में एंट्री क्यों डालते हैं? अरे बेटा अमलगामेशन के साथ आप क्यों रिलेट कर रहे हो इसको यार? अब दो अलग अलग कंसेप्ट है। अमलगामेशन एक अलग कंसेप्ट है, उसके अंदर वो तो अमलगामेशन थोड़ी ना इंटरनेशनल लेवल पे होता है, अमलगामेशन इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी होता है। अमलगामेट का मतलब क्या होता है कि दो कंपनीज हैं, ए प्लस बी दोनों खत्म होकर एक सी वेंचर बना दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी भी है, उन्होंने मिलकर एक नई कंपनी सी बना दी, वो भी कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना रही है। जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा वापस आ जाएंगे, ये अपनी आइडेंटिटी को वापस लेगी तो ये सी खत्म हो जाएगी। फॉरेन मार्केट में इजीली एंट्री मिल जाती है, आप दूसरी कंपनी के साथ रिस्क और रिवार्ड को शेयर कर लेते हो, आर्ट्स के टेक्नोलॉजी को शेयर कर लेते हो, जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, सरकार की रेगुलेशंस को मैच किया जाता है, और जो रिसोर्सेज वगैरह होता है वो, मतलब आप यहाँ पर अपना ब्रांड और अपनी गुडविल शेयर नहीं कर रहे, आप ब्रांड कॉन्शियस हो। जब आप ब्रांड कॉन्शियस हो इस वजह से फिर आप जॉइंट वेंचर में एंट्री करते हो। जब आप अपना ब्रांड नेम शेयर नहीं करना चाहते तो वहां पर जाके आप क्या करते हो, आप जॉइंट वेंचर के थ्रू किसी दूसरे देश के बिजनेस में एंट्री करते हो। मिलकर आप क्या करते हो कि अपना एक बिजनेस है वो बनाया जाए, दूसरे देश के साथ हाथ मिलाया जाए और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलें। ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस ये भी दोनों आपस में मिलते जुलते कंसेप्ट हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे बड़ा डिफरेंस पता क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में ना दोनों कंपनीज मिलके कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करती, राइट? उसमें सोनी अलग काम करेगी, एरिक्सन अलग काम करेगी, वो पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है वो एक पार्टनरशिप होता है जिसमें कंपनीज आपस में हाथ तो मिलाती हैं लेकिन कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करती। बाकी सब कुछ वो ज्वाइंट वेंचर की तरह ही करती है, बाकी सब कुछ जो भी होता है वो ज्वाइंट वेंचर की तरह ही होता है, बाकी जो कुछ भी होगा वो सब मिलके करेंगे, समझ रहे हो? सो स्ट्रेटेजिक अलायंस, अलायंस का मतलब होता है एक एग्रीमेंट कर लेना मिलके। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज व्हेन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट दैट इनेबल टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन देयर लॉन्ग टर्म गोल्स टू द बेनिफिट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरली ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है, आपस में काम करते रहेंगे, मिलके काम करते रहेंगे, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होते जाएंगे। ग्लोबल बिजनेस इधर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टनरशिप। ये क्या है? ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन गोल्स। जो दो बिजनेस है उनका कोई कॉमन गोल है, कोई एक कंपनी कपड़ा बना रही है, दूसरी कंपनी भी कपड़ा बना रही है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क, मैक्सिमाइजिंग लिवरेज एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर ऑपरेशंस दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये वो पार्ट कंपनीज होती हैं जो एक दूसरे के बिजनेस को क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कि एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और फिर वो दोनों मिलके पार्टनरशिप की तरह काम करती हैं लेकिन कोई नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं। और ये अलग अलग लेवल की कंपनीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि सेम बिजनेस की कंपनीज होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर वाली ऑप्शन पड़ी है ना, उस तरीके से हो सकता है एक कार बनाती हो, दूसरी लोन वाली कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, है ना, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब जो दो एक दूसरे को हेल्प कर रही है, जो एक दूसरे को हेल्प कर सकती है अगर वो मिलके एक साथ है। A strategic alliance might be entered into for one-off activity, or it might focus on just one part of business, or its objective might be new product market development। और ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, एक एक्टिविटी हो सकता है, एक पार्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है, या और कोई भी चीज है वो इसका पार्ट बन सकती है, वो और उसका कोई भी पार्ट है वो बन सकती है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? जनरली ईच कंपनी इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक विल बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग अदर। तो दोनों कंपनीज को एक दूसरे के साथ काम करके फायदा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, सपोज करो आप टाटा के शोरूम में चले गए, तो टाटा में बजाज वाले बैठे हुए होते हैं,
बजाज इंश्योरेंस वाले बैठे होते हैं या फाइनेंस वाले। अब देखा जाए तो वो फाइनेंस अलग बैठे हुए हैं, मतलब उनका बिजनेस अलग है, फाइनेंस का तो बिजनेस अलग है, और जो टाटा है, गाड़िया या महिंद्रा है, उनका बिजनेस अलग है, उनका बिजनेस अलग है, तो फर्क पड़ जाता है इस चीज। सो द अरेंजमेंट दे एंटर मे नॉट एज फॉर्मल एज जॉइंट वेंचर, तो ये सिर्फ नॉर्मली बातचीत करते हैं, कोई ऐसा कोई रिटर्न में भी नहीं होता, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, क्योंकि एक पार्टनरशिप है। अलायंस आर यूजुअली अकम्प्लिश्ड विद द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफन एग्रीड ऑन टर्मिनेशन पॉइंट्स एंड डू नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ, ये देखो आगे ना पॉइंट कि कोई भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट नहीं किया, देयर इज नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, वी डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। कोई भी तरीके की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इसके अंदर क्रिएट नहीं की जा सकती, we can't create any sort of independent identity, right? चलो आगे बढ़ते हैं। The objective of strategic alliance is to gain a competitive advantage of company strategic position. Strategic alliance have increased a good deal since globalization become opportunities for them. एक सेकंड वाली फोटो जैसे नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट ने अलाइंस किया था ड्रोन फोन बनाने के लिए, फोन बनाया, बात खत्म। फिलिप्स और सोनी ने मिनी सीडी लॉन्च किया था, नेस्ले और फॉन्टेरा ने डेली अलायंस किया था अमेरिका के लिए, मैकडी ने डिज्नी के साथ, कोका कोला ने वॉलमार्ट, समझ रहे हो ना? तो ये कंपनीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, समझ रहे हो? ये कंपनीज एक दूसरे से, तो अलायंस में डिफरेंट कंपनीज हो सकती है, लेकिन जॉइंट वेंचर में आपको पता ना, जॉइंट वेंचर में सेम फील्ड की कंपनी, जॉइंट वेंचर में क्योंकि वो एक वेंचर बना रहे हैं, वो एक नई आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो वहां पर लगभग जो बिजनेस होता है वो एक ही जैसा बिजनेस होता है, सेम सॉर्ट ऑफ बिजनेस होता है, क्लियर? एक ही तरीके का क्या होता है बिजनेस होता है। Yes, this is for a particular activity. This is for particular sort of activity. एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, समझ आ गया? अब देखो यहाँ पर अभी इस डिफरेंस से और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। कैसे? ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट वेंचर डिफाइंड एज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर बिजनेस एंटिटीज coming together to form a separate legal entity to carry out continued business operations. तो ज्वाइंट वेंचर में आप क्या कर रहे हो? एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बना रहे हो। क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यस और सर? आप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बना रहे हो। और स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब एक एग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट है, टू और मोर एंटिटीज हु आर वर्किंग जॉइंटली विद वन अनदर टू एनहांस द बिजनेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को जो कंपनी आपस में क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ज्वाइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हो, वहां पर आप रिस्क को कम करना चाहते हो। ज्वाइंट वेंचर में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को कम करना, रिस्क को कम करना। यहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करके क्या करेंगी भाई? अलग अलग कंपनीज है, तो उनको तो कोई रिस्क है ही नहीं, देखा जाए। देखो भाई बताया, थार वाले, महिंद्रा वाले अलग काम कर रहे हैं और बजाज वाले अलग काम कर रहे हैं, तो उनका रिस्क तो नहीं है कोई, तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रिस्क का लेने का देना नहीं है, वो रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं कि जितनी गाड़ियां बिकेंगी उतना हमारे जो इंश्योरेंस है, उतने हमारे जो फाइनेंस के हुआ है वो फेल होगा, उतना हमारा जो फाइनेंस का काम है वो क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। देयर एक्सिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिफोर फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर, नॉट नेसेसरी देयर मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है? क्योंकि आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, बोलिए यस सर। आप लोग क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। आप क्योंकि एक पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, तो आइडेंटिटी क्रिएट करने की वजह से वहां पर आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, समझ आया? क्यों डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है? वो इसी वजह से करनी पड़ती है क्योंकि भैया जी आप एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस, आप एक पूरे का पूरा नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से। यहाँ पर तो क्योंकि आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो उसमें आप रिटर्न में भी करो या कुछ ना करो, ये देखो आ गया ना वही पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, द एक्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी हैव इट्स ओन सेपरेट एंटिटी।
लेकिन नो, दिस डज नॉट सेपरेट। ये एक आइडेंटिटी वाला पॉइंट क्लियर करो और दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव और आइडेंटिटी वाला पॉइंट दिमाग में रखो, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर नो इंडिपेंडेंट एंटिटीज एग्जिस्टिंग वंस अ जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड, फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर विल नॉट अफेक्ट देयर ऑटोनॉमी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि उन पे कोई असर पड़ेगा। देयर आर इंडिपेंडेंट कंटिन्यूस टू ऑपरेट एंड डू नॉट लॉस देयर एक्सपर्टीज, तो वो अपना बिजनेस करते रहते हैं। मैनेजमेंट है, यहाँ पर बायलैटरल हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक में होता है। ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर में पूछा जाएगा। ये जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में रखें। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आइडेंटिटी है वो दोनों पॉइंट्स है वो ज्यादा पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। दे आर मोर इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सवाल है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। दे विल आस्क यू मोर एंड मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। उसके बाद आता है डेलीगेटेड, मतलब बांट देना बेटा। टर्न की प्रोजेक्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा। टर्न की एग्जांपल इंडिया के अंदर है मेट्रो। इंडिया के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट किसके पास है? जापान ने दिया इंडिया को मेट्रो, जापान ने। तो इंडिया के अंदर ये जो जितने भी ब्रिजेस बनते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जितने भी मेट्रो वगैरह बनती है, ये किसके बेसिस पे बनते हैं? ये टर्न की प्रोजेक्ट बेसिस पे बनते हैं। किसके? टर्न की का मतलब होता है जैसे चाबी वापस कर देना। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी आती है, वो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाएगी, फिर उसको ऑपरेट करेगी। जब उसका पैसा पूरा हो जाएगी तो वो पैसा वो क्या कर देगी, वो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। फिर वो क्या कर देगी, वो आप लोगों को क्या करके चले जाएगी, ट्रांसफर करके चलेगी। राइट, इसको बीओटी, बीओटी, बीओएलटी कुछ अलग अलग बोलते हैं। जैसे समझ रहे हो, जिस इसकी एक एग्जांपल होती है पोर्ट, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। ये जितने भी टोल टैक्स है ना, वो इसी बेसिस पे बनते हैं। जितने भी अंडर ब्रिज बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, वो सब इसी बेसिस पे बनते हैं। सरकार एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देती है, वो उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, फिर उसको ऑपरेट करते हैं, उससे अपना पैसा पूरा करते हैं। 2, 4, 6, 10 साल के बाद वो पैसा, वो प्रोजेक्ट है वो किसको दे दिया जाता है, वो सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। अ टर्न की प्रोजेक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म एग्री टू फुली डिजाइन। देखो, एक फर्म है वो एग्री कर देती है दूसरी फर्म के लिए फुली डिजाइन करने के लिए कि हम आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन करके देंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड इक्विप a manufacturing business service facility and turn the project over the purchaser when it is ready to operation for a remuneration। या तो उसी टाइम पे पैसा ले लेगी, या फिर वो अपना पैसा पूरा करके दे देगी। समझ लो, या तो सीधे उन्होंने बोल दिया कि भाई इतना पैसा हमारा लगा है, आप हमें अपना पैसा दे दो, आज ही इसको आपको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर सामने वाली कंपनी बोलती है कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, जितनी देर हमारा पैसा पूरा नहीं होता उतनी देर इसको हम ऑपरेट करेंगे। 2 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, जिस दिन हमारा पैसा पूरा हो गया है, जिस दिन हमारा पैसा पूरा हो गया, उस दिन हम क्या कर देंगे, उस दिन हम आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। उस दिन ये प्रोजेक्ट आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू क्लाइंट विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अ कंपनी पे कॉन्ट्रैक्टर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटी। वही हो गया। अब इसके अंदर ना अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे बीओडी, बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे और डेवलप करेंगे। वो गोल्ड, बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे, लीज करेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे। वुड, बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हो? तो इंडिया के अंदर ये सब जितने भी मेट्रो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो। इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल किसकी है? मेट्रो की। मेट्रो इसी पे बनते हैं, एयरपोर्ट इसी के बेसिस पे बनते हैं, ब्रिज हैं जितने भी इंडिया में बन रहे हैं वो इसी बेसिस पे बन रहे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी को पूरे का पूरा ठेका दे देते हैं, भाई बना के दो, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है, ये सब इसका एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई। क्लियर? समझ आ गया टर्न की प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? Why we call it turnkey project? तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। इसमें तो वही है, कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ भैया, एक ही याद रखो, कौन सा? मेट्रो। मेट्रो 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 किसने बनाई है इंडिया में? जापान। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने जापान की गवर्नमेंट के साथ क्या कर लिया? एक डील कर ली कि आप हमें एक हमारे देश के अंदर मेट्रो बना के दो। सिंपल। तो इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने अपना बजट बता दिया कि भाई इतना पैसा लगेगा मेट्रो बनाने का। तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप हमें मेट्रो बना के दो, जिस दिन मेट्रो चल गई
उसी दिन आपका सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। पहली ऑप्शन तो ये होती है, ठीक है, कि जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ हमने अपना पैसा दे दिया और खत्म, काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, सरकार बोलती है कि भाई मेट्रो हमारी बन गई, पैसा तो हमारे पास है नहीं, खजाना हमारा खा लिया, तो आप ऐसे करो, आप मेट्रो बनाओ, उस मेट्रो को ऑपरेट करो, जितनी देर आप ऑपरेट करना चाहते हो, तो मेट्रो का जितना भी पैसा जाएगा वो आपके पास जाएगा। जिस दिन आपको लगे कि आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो पूरा हो गया, उसके बाद आप ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। तब तक ओनरशिप मेट्रो की किसके पास रहेगी, जापान के पास रहेगी। किसके पास रहेगी, जापान के पास रहेगी। तब तक उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी बेटा, जापान के पास रहेगी। क्लियर, ये समझ आ गया। पढ़ेंगे इस बार भी, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बस थोड़ा सा चीज़ें सही होने में टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में आपको काफ़ी, पेपर से पहले तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आई जाएंगी। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक आप लोगों का 80-90% सिलेबस मैं खत्म करवाने की कोशिश करूँगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या चलता है। बाकी आप रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है जी। जो 2023 तक के PYQ शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पे जाकर उनको डाउनलोड कर लो। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर टेलीग्राम पे कोई लिंक विंक क्यों नहीं रहता, तो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। मैंने आपको इवन के मैराथन भी बोला था, पेपर 2 और पेपर 1 की जो 12-12 घंटे की मैराथन है, उसको जैसे मर्जी संभाल लो, ट्रस्ट में वो प्राइवेट हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो इस वजह से उनको पहले या तो देख के खत्म कर लो, चाहे उनको किसी तरीके से डाउनलोड कर लो, जैसे आपकी इच्छा है वो कर लो। पेपर 2 की 2 मैराथन है, पेपर 1 की 3 मैराथन है, तो टोटल 5 मैराथन है। जैसे मर्जी करके उनको अपने पास संभाल के रखें, ठीक है, उनको सेव करके रख लीजिए। यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, हाँ न्यू PYQs भी मिलेंगे, लेकिन टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते ना। मैंने अकेडमी का नया रूल आया था, मैंने आपको बताया था, तो वो मैं कम्युनिटी पे शेयर करूँगा, कम्युनिटी पे शेयर करूँगा, कम्युनिटी पे शेयर करूँगा। उसके बाद है FDI। अब FDI क्या होता है, ये आपका पूरा के टॉपिक भी है। मैराथन होंगी इस बार भी, इस बार वाली नहीं भी होंगी, लेकिन पिछले बार वाली मैराथन की भी इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। पिछले सालों में जो ली हुई मैराथन है वो डायरेक्ट उठ के 15-15, 20-20 क्वेश्चन है एक क्लास उन मैराथन। तो क्योंकि देखो अगर नहीं आ गई तो पुरानी नहीं पढ़ पाओगे, तो इस वजह से अभी आपके पास 1-8 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का, तो उससे पहले वो वाली देख लो, खत्म करो, आप ही का फायदा है, इस वजह से बोला। अब आता है FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी एक कंट्री में से बिलोंग करती है, फिर वो दूसरी कंट्री में जाती है, दूसरी कंट्री में जाके वहां के किसी बिजनेस में पैसा लगाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन इन द कंपनी बाय अ कंपनी लोकेटेड इन अदर कंट्री, ईदर बाय बाइंग बिजनेस इन द टारगेट कंपनी और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस। डायरेक्टली आप उस बिजनेस में, किसी दूसरे देश के बिजनेस में क्या करते हो, पैसा लगाते हो। आप डायरेक्टली उसमें बिजनेस में जाके क्या करते हो, पैसा लगाते हो। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर मैनी रीजंस इंक्लूडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ चीपर वेजेस ऑफ लैंड। अब होता क्या है कि कई बार एक देश में कोई पर्टिकुलर चीज है वो बड़ी सस्ती होती है, जैसे टैक्स हेवन सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, टैक्स हेवन। कुछ कंट्रीज है वो टैक्स हेवन कंट्री होती है। टैक्स हेवन का मतलब जहाँ पर टैक्स नहीं है, जैसे दुबई में चला जाओ, वहाँ पर टैक्स नहीं है। तो कुछ कंपनीज उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए वहां पर क्या करना शुरू कर देती है, इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पर उनको टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलता, जो जहाँ यहाँ पर नहीं मिलता। इस वजह से कंपनीज FDI में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करती हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट व्हिच इज पैसिव इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंट्री सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड। तो एक होती है FPI, मैंने आपको कल भी बताया था। पोर्टफोलियो में क्या करते हो, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंपनी के फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाते हो। फिजिकल एसेट्स में क्या कर देते हो, पैसा लगा देते हो। ये पूरा टॉपिक आएगा, फिलहाल के लिए मोटा मोटा आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि आप फॉरेन में किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो, उसके फाइनेंशियल एसेट्स या उसके फिजिकल एसेट्स। क्यों, क्योंकि आप उस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हो। क्या चाहते हो, यू वांट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्या करना चाहते हो, आप उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो। 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं, 10% से ज़्यादा उसके अंदर
प्रमोट्स स्टेबल लॉन्ग टर्म लैंडिंग, प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कोई डेवलप कर, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया के अंदर आके अपना बिजनेस सेट करेगी, तो इससे इंडिया वालों को भी तो फायदा होगा, थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन जब वो एक नया बिजनेस आएगा, नई इंडस्ट्री आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे इंडिया को फायदा होगा या नहीं होगा, इंडिया को एडवांटेज होगा या नहीं होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान दोनों ही तरीके की चीजें चलती रहती, फायदा भी होता रहेगा और नुकसान भी होता रहेगा। प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री, बताया ना, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नुकसान क्या हो जाता है कि जो स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डोमेस्टिक लेवल पे नुकसान हो जाता है। कोई भाई इंटरनेशनल लेवल की कंपनी आ गई तो आप लोगों का, जैसे इंडिया के अंदर वॉलमार्ट के बहुत सारे स्टोर ओपन हो रहे हैं, तो वो जो वॉलमार्ट ओपन हो रहा है उससे नुकसान किसको हो रहा है, इंडिया के लोकल स्टोर को, ईजी डे को नुकसान हो रहा है, विशाल मेगा मार्ट को नुकसान हो रहा है, जो आपके रिलायंस स्टोर है उनको नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वो वॉलमार्ट की गुडविल ऐसी है तो लोगों को लगता है कि यार वॉलमार्ट में जाना चाहिए, या जियो मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, समझ रहे हो, इंडिया के मार्ट्स वगैरह हैं या मॉल का उनको नुकसान। दुनिया में सबसे ज्यादा इंप्लॉइज कौन सी कंपनी में, आपको पता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंप्लॉइज किस कंपनी में, टाटा में, वॉलमार्ट में, गूगल में, महिंद्रा, रिलायंस, इंडियन कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, एप्पल, अमेज़न, वॉलमार्ट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वॉलमार्ट। दूसरे इन्वेस्टर्स में है लेस मॉरल अटैचमेंट, क्योंकि उनका मतलब तो देश के साथ वो पेट्रियट वाली फीलिंग नहीं आती ना, वो तो बस अपना प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं, प्रॉफिट निकलता है और बस साइड पे हो जाते हैं। देन आता है कई बार अनएथिकल एक्सेस भी हो जाता है, तो मतलब गलत तरीके से वो एंट्री क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, कि भाई जो भी आपकी इच्छा है आप उस तरीके से काम करने की कोशिश करें। उसकी वजह से मर्जर और एक्विजिशन होता है, ये वाला पॉइंट हो गया। मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्ज होता है अमलगमेशन, मर्ज हो जाना मतलब मर जाना, समझ लो, जब दो कंपनीज मर जाती हैं और एक नई कंपनी का जन्म होता है, जब दो कंपनीज क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, मतलब मर जाती हैं एक तरीके से, और एक नई कंपनी का जन्म होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं मर्जर। सो टू बिजनेस ऑफ सिमिलर साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस कंबाइन इनटू वन बिजनेस। दो कंपनीज होती है, एक ही साइज की होती है, छोटी छोटी तो होती है कि चलो मर्ज होकर एक नई कंपनी बना लेते हैं, तो उनकी जो पर्सनल एक्जिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो उनकी पर्सनल लेवल पे एक्जिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपनी ए है और बी है, वो दोनों मर्ज होगी और उन्होंने एक सी कंपनी को जन्म दिया। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक्वायर कर लिया जाता है, अब्सॉर्प्शन होता है, जैसे एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है, जैसे ए बड़ी कंपनी है तो उसने बी को अपने अंडर ले लिया तो बी बन गई, ऑफ अ स्मॉलर बिजनेस। अब एक्विजिशन के अंदर छोटी कंपनी भी काम करती रहती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है अनअकैडमी ने वाईफाई को एक्वायर किया था, वाईफाई, अनअकैडमी ने वाईफाई को एक्वायर किया, तो अब वाईफाई की एक्जिस्टेंस तो खत्म नहीं होगी ना, वाईफाई भी काम कर रही है, अनअकैडमी के अंडर काम कर रही है, ठीक है, क्लियर है। तो एक्जिस्टेंस तो रहेगी लेकिन उस कंपनी के अंडर काम करेगी, उस कंपनी के नाम से काम करेगी, आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, आइडेंटिटी विल नॉट बी फिनिश्ड, क्लियर है, समझ आया दोनों में क्या फर्क हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो, काहे को शर्मा रहे हो, समझ आ गया। अब जब एफडीए की बात करते हैं, एफडीए की बात करते हैं, ये अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये अकाउंट्स में पढ़ेंगे, मर्जर, एक्विजिशन, अब्सॉर्प्शन, ये ना सब कहां पर आता है, ये अकाउंट्स में आता है, उधर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एफडीए, टाइप्स ऑफ एफडीए, जब आप एफडीए की बात करते हो तो एफडीआई में आप अलग अलग तरीके से एंट्री मार सकते हो, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर तो मैंने आपको बता दिया। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे देश में जीरो से जाके अपना बिजनेस शुरू करते हो, कहां से, जीरो से, मतलब आप वहां पर आपका बिजनेस है ही नहीं, तो आपने बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से जाके, जीरो से जाके आपने अपना बिजनेस शुरू किया। जैसे प्राइमरी, हाँ बिल्कुल प्राइमरी या सेकेंडरी बिजनेस, तो कोई है ही नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपने जीरो से जाके वहां पर क्या किया, अपना बिजनेस शुरू किया। तो इस वजह से क्योंकि
नया बिजनेस है तो सेट ऑफ कॉस्ट भी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, रिस्क भी ज्यादा होगा और एक नया प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि आप एक बना बनाया बिजनेस परचेज कर लेते हो, एक ऑलरेडी जो बिजनेस वहां पे बना हुआ है, वहां पर एक ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ है कोई लोकल लेवल का, उस बिजनेस को जाके आप क्या कर लेते हो, आप उस बिजनेस को आप क्या कर लेते हो, जाके एग्जिस्टेंस नेटवर्क का आपको फायदा हो जाता है। तो मतलब आप उसमें जो भी चीजें जहां वहां पर ऑलरेडी होती हैं उनको उसी तरीके से क्या कर लेते हो, यूज करते हो, वो उसी तरीके से क्या करती रहती है, चलती रहती है। तो उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर जीरो से शुरू किया है तो वो आपका ग्रीन फील्ड हो गया, और अगर आपने वहां से कोई बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, बने बनाए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आप लोगों का ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको देखो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो वो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हो गया। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या हुआ, जहां पर बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग कोड, एग्जिस्टिंग कोड पे चूज योर टेक्नोलॉजी, आप खुद से अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जो सिलेक्ट हो रखी है भाई, उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपने आप आइडियाज पैटर्न्स को यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो सब कुछ हो रखा है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, यहाँ पर जो गलती करोगे उसको सुधार सकते हो, और यहाँ पर जो गलती हो रखी है भाई उसके साथ ही जीना पड़ेगा। लिव विद मिस्टेक मतलब जो पहले वाले बंदों ने जिससे आपने बिजनेस खरीदा है वही हो गया। जैसे आप एक घर, कोई पुराना घर खरीदा या नया घर बनाया, दोनों में फर्क है ना। पुराने घर को कितना ही सही कर लोगे बताओ, पुराने घर की तो रिपेयर ही होगी ना, उसमें बहुत बड़े लेवल पे तो चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर भी चेंज नहीं कर सकते, जो उसका नक्शा बना हुआ उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यही लिखा हुआ है कि ब्राउन फील्ड में आपके पास कोई ज्यादा स्कोप होता नहीं है। ब्राउन फील्ड में यू डोंट हैव सो मच स्कोप, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सको, चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर पाओ। बहुत ज्यादा आप क्या करो, चीजों को चेंज कर पाओ। आप चेंज नहीं कर पाते। हाँ, बट वही है कि ग्रीन फील्ड में रिस्क भी ज्यादा होता है। होली ऑन सब्सिडी, होली ऑन सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी का 100% के क्या कर लेते हो, शेयर परचेज कर लेते हो, 100% शेयर परचेज कर लेते हो, तो आपकी क्या बन जाती है, वो पेरेंट और होल्डिंग कंपनी बन जाती है। पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आप लोगों ने देखा होगा, ये भी आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब है जो होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग कंपनी का मतलब जो सब्सिडरी नहीं है। ऐसे पढ़ते हो अकाउंट्स में, डेफिनेशन ऐसी लिखी होती है। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, एंड सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी। तो भाई है कौन सी, ये तो बता दो, है कौन सी ये तो बता दो, सब्सिडरी कौन सी और होल्डिंग कौन सी है ये तो बता दो। तो ये एक बड़ा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे देते हैं, समझ रहे हो ना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग जो करवा रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट पे करवा रहे हो, आप अपना जो अपने बिजनेस का एक हिस्सा आउटसोर्स कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल बनाते हो तो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो बनाने की जिम्मेवारी आप किसी कंपनी को दे देते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हायरिंग फर्म मेक्स एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस एंड शिप द हायरिंग फर्म ऑफ सिंपल। आउटसोर्स कर देते हो आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा, और इट इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग। मतलब जब आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हो तो आपके बिहाफ पे वो बिजनेस करके आपको देते हैं या वो बना के देते हैं, क्योंकि आप खुद से करते हो तो उसकी लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है। पता है आपको आईफोन मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं, चाइना में होते हैं। एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का 90% काम चाइना में ही होता है। क्यों? क्योंकि चाइना में वो चीजें सस्ती पड़ती हैं, चाइना की लेबर सस्ती पड़ती है, या चाइना में उन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है, उनके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो इस वजह से वो अपने बिजनेस का एक हिस्सा आउटसोर्स कर देते हैं। हाँ, चाइना और ताइवान। तो ये क्या है, दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। समझ आए? तो आप क्या करते हो, आप एक कंपनी के साथ क्या कर लेते हो, डील कर लेते हो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट का ये वाला हिस्सा है, ये रॉ मटेरियल है, इसको आप बना के दो, ये वाला जो रॉ मटेरियल है इसको बना के देने की जिम्मेवारी आप, इस वाले रॉ मटेरियल बनाने की जिम्मेवारी आप। तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी पार्टी को। क्यों इतना दिल पे ले रहे हैं, क्यों इतना घुमा फिरा के, नाम में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ जो आप लोगों को, हाँ वही कोटेशंस मंगवा के, बिल्कुल कोटेशंस मंगवा के, है बस वही चीज हो रही है और कुछ भी नहीं। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो। ऑर्डर मैनेजमेंट हो सकता है, सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक है, तो किसके साथ क्या डील किया जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर दे दिया, उसमें जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी काम है वो आप लोग क्या कर देते हो, किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो, और वो आपके बिहाफ पे क्या करते हैं, वो काम करके निपटा के दे देते हैं कि भैया हमने ये काम खत्म कर दिया, हमने तो ये काम खत्म कर दिया, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी।
होली ओन सब्सिडरी होती है। इसमें क्या फर्क है वैसे तो पता नहीं क्यों ये चार्ट ऐड किया है, लेकिन फिर भी समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, इधर पढ़ो बेटा, इधर समझ आएगा। It refers to type of international business where a firm enter into contract with some local manufacturing in foreign country to get certain components of good produced as per their specification। समझ रहे हो ना? पूरे जैसे लैपटॉप बना रहे हो, लैपटॉप के सारे पार्ट्स को खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी स्क्रीन का आपने ठेका दे दिया किसी लोकल बंदे को क्योंकि वहां पर सस्ती बन रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और होली ओन सब्सिडी का मतलब आप एक पेरेंट कंपनी बन गए और आपने दूसरी कंपनी का 100% कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्या कर दिया आपने? 100% कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। फॉर्म गेटिंग प्रोड्यूस सर्टेन पार्ट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, असेंबली हो सकती है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, तो कुछ भी हो सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आप एक छोटा सा हिस्सा भी करवा सकते हो, 50% भी करवा सकते हो, इवन कि आप पूरे का पूरा 100% भी उनसे मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है पूरे का पूरा। अगर आप 100% भी चाहो तो भी आप सामने वाली पार्टी से क्या कर सकते हो? मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। और होली ओन सब्सिडरी में भैया कि या तो ग्रीन फील्ड हो जाएगा या फिर ब्राउन फील्ड हो जाएगा। ग्रीन फील्ड है तो जीरो से शुरू करोगे, ब्राउन फील्ड है तो बना बनाया हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फर्म को उठा रहे हो या फिर ग्रीन फील्ड का जो वेंचर है उसको उठा रहे हो। उसके बाद होता है एक आउटसोर्सिंग, एक होता है ऑफशोरिंग। ठीक है, इसका मैं सीधा आपको चार्ट बता देता हूं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक ऑफशोरिंग। देखो आउटसोर्सिंग विद इन द कंट्री होता है मोस्टली। ऑनसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब सोर्स, ऑनसोर्स मतलब एक ही देश के अंदर। ऑफशोरिंग आउटसाइड द कंट्री होता है मोस्टली। असेस टू स्पेशल एक्सपर्टाइज आउटसाइड द कंट्री, असेस द सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने इसको पढ़ लो, थोड़ा सा समझ आएगा। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? It is the contracting of business process for externally firm used in developing country where labor costs are cheaper। आउटसोर्स कर देते हो, क्या करना? आप अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, वो आप पे बिहाफ पे उस काम को करेंगे। क्यों दे दिया? क्योंकि उनसे काम करवाने में ज्यादा फायदा है और खुद से करने में नुकसान। The practice has increased in prevalence due to better technology and improvements in the educational standard of countries which jobs are outsourced। The opposite of outsourcing is called insourcing and it is sometimes accompanied by vertical integration। कई बार क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज का प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेते हैं। However, a business can provide a contract service to another business without necessarily insourcing the business process। मतलब क्या कर रहे हो? इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है स्नैपडील वाली। स्नैपडील वाले क्या करते हैं, जो अपना जितना भी कॉलिंग का काम होता है ना, वो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स वाले उनको फिर जगह भी देते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, जिसके बदले वो उससे कुछ पैसा लेते हैं। कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग की बेस्ट एग्जांपल है। जितने भी कॉल सेंटर है, जितने भी बीपीओ की, बीपीओ वर्ड आपने सुना? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो ये सब ऐसे ही करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर दिया जाता है, दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रिजल्टिंग इन लार्ज टैक्स ब्रेक्स एंड लोअर लेबर कॉस्ट। जहां पर कई बार क्या होता है कि आप अपने अपने इंप्लॉइज को भी ट्रांसफर कर देते हो, इंप्लॉइज को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर देते हो? एक देश से दूसरे देश में अपने इंप्लॉइज को क्या कर देते हो? ट्रांसफर कर देते हो। ऑफशोर बैंक होते हैं जैसे जितने भी आपके इंटरनेशनल बैंक है, ये सब यही तो करते हैं। जितने भी ये इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो ऑफशोरिंग ही तो करते हैं। फॉरेन बैंक जितने भी इंडिया में बने हुए हैं, ताकि टैक्स का एडवांटेज ले सके किसी दूसरे कंट्री में। यहाँ पर सेम कंट्री के अंदर आप कॉस्ट का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो और यहाँ पर किसी दूसरे देश के अंदर जाके आप टैक्स का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो। किसका एडवांटेज? टैक्स का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट द एडवांटेज ऑफ टैक्स। अब टैक्स का एडवांटेज लेने की कोशिश। ओके, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे पार्ट के लिए होता है, आउटसोर्सिंग उससे बड़ा हो सकता है। आउटसोर्सिंग एक बड़ी टर्म है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है एक सुई की मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। मतलब टर्म दोनों की वही है, मॉडल वही है, लेकिन अगर वो एक छोटे से लेवल पे हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है। लेकिन अगर उसका लेवल बढ़ा दिया गया है तो वो आउटसोर्सिंग होता है। अगर उसका लेवल बढ़ा दिया गया है तो वो किस में चला जाएगा? वो आउटसोर्सिंग में चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए ये सबके चार्ट बने हुए हैं, बस खत्म ही है ये टॉपिक। ये वाला चार्ट आप घर से पढ़िएगा। एक्सपोर्टिंग लाइफ मतलब यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों की क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी कि कब कौन सा मॉडल किस तरीके से यूज किया जाता है, सारे का सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है भाई, मतलब समझ रहे हो ना? ये समरी है एक तरीके से, दिस इज समरी। ये पूरी की पूरी समरी है। तो क्लास पूरी करने के बाद जब आप इसको रिवाइज कर लोगे तो पूरी क्लास भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ये भी वही है कि रिस्क है। एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, एक्विजिशन हो गया, ग्रीनफील्ड हो गया। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पर है? जब आप किसी दूसरे देश में जाके जीरो से बिजनेस शुरू करते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाके जीरो से बिजनेस शुरू करो तो उसमें सबसे ज्यादा
क्या है, रिस्क है। रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, कंट्रोल भी ज़्यादा है और कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट एंट्री, अब इसमें कुछ खास नहीं है, इसको अगर आप पढ़ो तो क्या है, ये बोलता है कि कंपनी का साइज, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट कैसे बने हुए हैं, ट्रेड बैरियर्स मतलब कितने वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हैं, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट्स कैसे हैं, ये सब आप लोगों के इसमें कवर हो जाएगा। ये है आप लोगों का पूरे का पूरा टॉपिक। एक बार पीडीएफ के गो थ्रू हो जाइएगा। कल मैं आपको दोनों टॉपिक्स की हिंदी पीडीएफ दे दूँगा, कल दूंगा। 2 टॉपिक हो गए हैं, इसमें अभी एक है जो हमने पढ़ना है। तो भाई अगर अभी शुरू किया है तो फिर रिकॉर्डिंग से करो,